फीमेल जो हैं वो रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छे से समझती हैं और ज़्यादा अच्छे से गाइड भी करती हैं। फीमेल्स को ना एक इनहेरिटेड क्वालिटी मिली हुई है रिस्क मैनेजमेंट की, कंसिस्टेंसी रखने की और पेशेंस रखने की। ये इनहेरिटेड है हमारा फीमेल्स का, तो वही चाहिए हमारी इन्वेस्टिंग में और मार्केट्स में। क्या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है सीए की सक्सेसफुल होने की क्योंकि उनको फाइनेंस नॉलेज है, या फिर कोई बिना सीखे भी जिसको फाइनेंस नॉलेज है वो मार्केट में आके और लर्न कर सकता है? देखो, एक एज तो मिलता है, स्टडीज़ आपकी एजुकेशन कहीं दूर नहीं जाती है, जैसे आपको पता है कहीं ना कहीं काम आती है। ज़्यादातर लोग जो मार्केट में आते हैं वो इजी मनी बनाने के लिए आते हैं, क्विक मनी बनाने के लिए आते हैं। क्या ये कितना सच है कि मार्केट में मेकिंग मनी इज़ ईजी और नॉट? सी, मेकिंग मनी इज़ ईजी, मैं कहूँगी ईजी है अगर आप पढ़कर आ रहे हो, लर्निंग करके आ रहे हो। अब क्विक मनी तो कहीं नहीं है। नमस्ते दोस्तों, आप हमेशा कहते हो कि मैम एक ऐसे पर्सन को लेके आइए जो कि मार्केट में रिसर्च देते हैं, जो मार्केट में स्टडी करके आए हैं और जिनके पास सर्टिफिकेशन भी है, और प्लस शी इज़ अ फीमेल। और क्या चाहिए? आज मैं आपके लिए नेहा जी को लेके आई हूँ जो कि सेबी रजिस्टर्ड आरए हैं और उनकी रिसर्च उन्होंने सीजी पास दिया था जो 200 से 800 तक गया, जिसको कभी कोई नहीं देख रहा था। तब उनकी रिसर्च ने बताया दिस इज़ अ गुड स्टॉक। उनसे पूछते हैं कि कैसे वो ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करती हैं, कैसे वो स्टॉक मार्केट को देखती हैं और कैसे उन्होंने सीखा। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, फर्स्ट थिंग इज़ दैट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब कोई फीमेल ट्रेडर मेरे पॉडकास्ट पे आती हैं और अपना व्यू पॉइंट बताती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि फीमेल जो हैं वो रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छे से समझती हैं और ज़्यादा अच्छे से गाइड भी करती हैं, जो कि मार्केट की एक बैकबोन है। आप क्या जानती हैं मैम रिस्क मैनेजमेंट में, और आप कैसे करती हैं रिस्क मैनेज? सी, मैं कहूँगी फीमेल्स को ना एक इनहेरिटेड क्वालिटी मिली हुई है रिस्क मैनेजमेंट की, कंसिस्टेंसी रखने की और पेशेंस रखने की। ये इनहेरिटेड है हमारा फीमेल्स का, तो वही चाहिए हमारी इन्वेस्टिंग में और मार्केट्स में। तो वही हमारी हेल्प करती है, एक हमारी एज बन जाता है फीमेल्स के लिए। वही मेरा एज बना हुआ है। तो रिस्क मैनेज करके चलती हूँ। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम रखना ही रखना है। स्टॉप लॉसेस हमेशा मेंटेन रखने हैं, चाहे आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करो। सॉरी, ये सी बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। हाँ सॉरी। हाँ, चाहे वो आप इक्विटी के स्विंग सेटअप्स में करो, हमेशा एसएल मेंटेन्ड। इन्वेस्टिंग के लिए नहीं, इन्वेस्टिंग के लिए आप थोड़ा बफर ज़्यादा लेके रखते हैं उसमें भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कब आपको निकलना है। एग्जिट स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। मैम ये सारी टेक्निकल नॉलेज तो इस पॉडकास्ट पे एंड होते होते आपसे लेके जाएंगे हम, पर पहले ये बताइए कि आपने एज अ फीमेल स्टॉक मार्केट कहाँ से, क्योंकि फाइनेंस के बारे में तो फीमेल्स को गाइड किया ही नहीं जाता, तो आपको कैसे पता चला कि भैया ये भी चीज़ है, यहाँ से भी पैसा कमाया जा सकता है, यहाँ पे भी काम किया जा सकता है? कब आपने शुरुआत की? मुझे तो ये शुरुआत मेरी एजुकेशन से हुई है। मेरी तो शुरुआत ही है क्योंकि मैं स्टार्टेड अकाउंटेंसी कर रही थी एंड उसमें एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जब हमारे टीचर्स, जो हमारे मेंटर्स थे, वो जब फाइनेंस की बातें करते थे तो बताते थे सारी चीज़ें, जैसे ऑप्शंस की ग्रीक्स हैं, हमने इसकी थियोरेटिकली निकालना सीखा है उन कोर्सेज में, अपने सीए के कोर्स में। तो हाउ टू कैलकुलेट दैट थीटा, हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा, वो हमने सीखा था थियोरेटिकली। तो ब्लैक शॉल्स मॉडल्स होते हैं, तो वो सब सीखा था। लेकिन वहाँ से हमें क्रेज़ हो गया था, ये जो थियोरेटिकल सीखा है ना, इसको प्रैक्टिकली भी करना है। तो उस टाइम तो स्टूडेंट लाइफ थी, पैसे हाथ में नहीं हुआ करते थे। जब थोड़ा सा अर्निंग करी तो जैसे ही अर्निंग स्टार्ट हुई तो हम मार्केट में कूद गए। तो मैम आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आप सीए हैं, ठीक है? आई एम नॉट फुल सीए, आई एम सेमी चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब अच्छा, आप इसको फुल सीए का मत लीजिए। अच्छा, तो मैं इसको कट कर देती हूँ, ठीक है? कट कर देना। तो मैम आपने सीए स्टडी की, ठीक है? बहुत सारे सीए स्टडीज़ करते हैं। कितने सीएस मार्केट में आते हैं और क्या
प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है सीए की सक्सेसफुल होने की क्योंकि उनको फाइनेंस नॉलेज है, या फिर कोई बिना सीखे भी जिसको फाइनेंस नॉलेज है वो मार्केट में आके और लर्न कर सकता है? देखो, एक एज तो मिलता है, स्टडीज़ आपकी एजुकेशन कहीं दूर नहीं जाती है, जैसे आपको पता है कहीं ना कहीं काम आती है। तो हम लोगों को हर एक, जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को पढ़ने का ना हर किसी का एक अलग तरीका होता है, ठीक है। तो जैसे अदर इनकम्स, हमारी किसी स्टॉक में अदर इनकम है, तो आपकी अदर इनकम तो कोई और तो ले लेगा उसको टोटल इनकम में, हम जिसको थोड़ी सी नॉलेज हो को अदर इनकम को हटाएगा, कह रहे कि ये इसकी ऑपरेशनल इनकम नहीं है ना, मेन बिजनेस से नहीं आई इनकम, तो उसको हटा के फिर उसके एनालिसिस करेगा। तो कहीं ना कहीं एज तो मिलता है, लेकिन मोस्टली सीएस, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत सारे इस फील्ड में हैं, लेकिन हाँ 10 to 15% सीएस सारे मार्केट्स में है। क्योंकि उनको पहले नॉलेज मिल गई है मार्केट क्या होता है। लेकिन हर किसी का फोटे नहीं होता। हर कोई सीए, मैं ये नहीं कह सकता सीए है तो वो ये पक्का कर लेगा, बिकॉज इसके अंदर आपको टेक्निकल चार्ट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, एंड सबसे बड़ी बात मार्केट से प्यार, वो ही कर सकता है, चाहे वो सीए हो चाहे नॉन सीए हो। नॉन सीएस भी, और जो फाइनेंस बैकग्राउंड से भी नहीं है, जो उल्टा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, वो भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा एनालाइज कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें मार्केट से प्यार है, उनको बिजनेस से प्यार है। तो मैम हमें कुछ 5 चीज़ें आप प्लीज़ बता सकती है, मेरी ऑडियंस को बता सकती हैं, जो अगर वो नए आए हैं मार्केट से तो उनको सीखनी चाहिए, जो उनको हेल्प करेगी मार्केट में आगे बढ़ने के लिए। 5 चीज़ें। तो सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग करनी है अच्छे स्टॉक्स, गुड स्टॉक्स और बैड स्टॉक्स में। तो गुड स्टॉक्स की आप लिस्ट बना लो, और सबसे बड़ी बात, गुड स्टॉक्स की लिस्ट आपकी 6-7 पैरामीटर्स होंगे, उसको चेक करके बन जाएगी। एंड आपको रिजल्ट सीजन चेक करना है हमेशा कि रिजल्ट्स में क्या चल रहा है, ठीक है। अगर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कंपनी में ग्रोथ है। वैल्यूएशन सस्ती होनी चाहिए, वैल्यूएशंस कम है तो आप, वैल्यूएशंस अंडर प्राइज्ड हैं आपकी, तो आप चीप वैल्यूएशन से मिल रहा है तो आप उसको एंटर कर सकते हो, और उसमें ग्रोथ है। तो आपको 4 फ्रेमवर्क्स होते हैं, हम कहते हैं इसको TVGP: थीम, वैल्यूएशन, ग्रोथ एंड प्रमोटर्स। आप जिस स्टॉक को ले रहे हो वो थीम, मतलब कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहा है, सेमीकंडक्टर में काम कर रहा है, BESS में काम कर रहा है, जिसमें गवर्नमेंट का पॉलिसी पुश है, उन सेक्टर्स में अगर काम कर रहा है तो आपकी थीम डिसाइड हो गई। एक हो गई वैल्यूएशन, कि आपको सस्ती वैल्यूएशन से मिल रही हैं चीज़ें, कि आपको जैसे फॉर एन एग्जांपल पीछे स्टॉक्स में 100-200 की पीई पे चले गए थे स्टॉक्स, तब भी लोगों फोमो में क्रिएट हो गए थे और सब ले रहे थे, बल्कि वैल्यूएशंस होनी चाहिए 20, 30, 40 मैक्सिमम, क्योंकि री रेटिंग भी होती है एज पर रिजल्ट्स, तो आपको उस वैल्यूएशंस पे लेना है, हाई वैल्यूएशंस पे नहीं लेने स्टॉक्स। एंड द थर्ड वन इज़ ग्रोथ, उसमें ग्रोथ आ रही है नहीं आ रही, आप उसमें टेलविंड्स हैं या नहीं है। टेलविंड्स इज लाइक उसमें एक्स्ट्रा एक एज मिल रहा है नहीं मिल रहा, और उस बिजनेस के पास बिजनेस मोट है, एक स्पेशल क्वालिटी है उसके अंदर जो वो यहाँ से और ग्रोथ करेगा। एंड द फोर्थ वन इज प्रमोटर्स। अगर प्रमोटर्स ही ढंग के नहीं हैं, प्रमोटर्स ने बस बनाई फेक, आपने पीछे आई थी इतनी सारी कंपनीज में ऐसा हुआ, बस उन्होंने शेल कंपनी टाइप बनाया एंड वो निकल गए, तो आपको प्रमोटर्स का भी बैकग्राउंड देखना है। तो आपने 4 चीज़ें देख ली किसी कंपनी में, थीम, वैल्यूएशन, ग्रोथ एंड प्रमोटर्स, तो आप यू आर गुड टू गो। मतलब आपने उसमें से फिल्टर आउट कर लिया कि हाँ ये मेरे अच्छे स्टॉक्स होंगे जिसमें आगे ग्रोथ आ सकती है। बच्चों नोट डाउन कर रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पूरा पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज, बड़ा इंटरेस्टिंग। हाँ जी। तो मैम हमने सीखा, मैम आपसे अब तक बात करके हमने सीखा कि कहीं ना कहीं स्टॉक में लॉन्ग टर्म का आप बता रहे हो कि लॉन्ग टर्म के लिए ही अच्छा होता है स्टॉक्स में रहना, काम करना। नहीं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। लॉन्ग टर्म का मतलब लोग नेगेटिव वो ले लेते हैं 5 साल 10 साल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम बात कर रहे हैं 2 से 3 साल की, जिसमें मोमेंटम है। अगर 2 से 3 साल के बाद भी आपको ग्रोथ आ रही है तो स्टे इन दैट, लेकिन आपको हमेशा ट्रैक करने अपने स्टॉक्स को। आपकी हार्ड अर्न मनी लगी है, जिसने आपने पैसे को काम पे लगाया। आप कोई काम करते हो तो उसमें भी तो रेगुलरली शो अप करते हो ना, यू गो टू द ऑफिस, यू गो टू द वर्क, तो ऐसे आपने पैसे को काम पे लगाया तो आपको उसको रेगुलरली ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, तो आप ट्रैक करो उसको। तो 2 से 3 साल के बाद भी आपको लग रहा है कि हाँ अच्छा चल रहा है, आगे चलना है, तो आपको निकालना है उसको और रखना है। अगर नहीं लग रहा है तो आपको एग्जिट करना है। तो यू शुड हैव द एंट्री एज वेल एज एग्जिट फ्रेमवर्क।
ये नहीं कि कई बार लोग क्या करते हैं एज अ लेते तो हैं कि चल थोड़ा सा बढ़ेगा हम निकाल देंगे, एंड वो फोर्स्ड इन्वेस्टर बन जाते हैं। करनी थी वो ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग कर बन जाते हैं फोर्स्ड इन्वेस्टर। क्यों? आज ले लिया स्टॉक, वो थोड़ा सा 10% चला लेकिन फिर नीचे आ गया, उसका ग्रोथ रुक गई या फिर नीचे आ गया स्टॉक, फिर वो बैठे रहते हैं। नहीं बैठना ना, आपकी ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज कर रहे हो अपनी। यही पैसा अगर ऐसे स्टॉक में होता जिसमें स्ट्रेंथ थी, रिलेटिव स्ट्रेंथ थी, तो आपने क्या करा, फॉर एन एग्जांपल आपने 400 पे कोई स्टॉक लिया एंड आपने सोचा था कि ऊपर जाएगा लेकिन वो चला गया नीचे, जैसे कि हम हमेशा मीम में सुनते हैं, मेरे लेते ही नीचे चला गया स्टॉक। चलो वो नीचे चला गया तो आपको दिख रहा है कि ये अपने जो एक एवरेजेस हैं, मूविंग एवरेजेस का यूज़ करके जिससे आप एग्जिट कर सकते थे, आपने एग्जिट नहीं करा और वो नीचे चला गया, 400 का 200 पहुंच गया। आप बैठे हुए हो, आपको नहीं पता वो 200 को 100 भी जा सकता है। यू नेवर नो। सो आपको एग्जिट करने की स्ट्रैटेजी लगाओ। और चलो नहीं, एग्जिट की स्ट्रैटेजी भी आप छोड़ दो, आपने क्या करा, 400 का 200 आया, फिर वो दोबारा से 400 आएगा, उस टाइम तक वेट करते रहे आप। तो जो 400 से 200, 200 से 400 का ये जो टाइम पीरियड है वो आपने फुल लॉस कर दिया। और यही अगर आप ऐसे स्टॉक में होते जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी है, जिसमें ग्रोथ आ रही है, तो वो आपको वैसे ही बना देता। क्योंकि 400 से 200 आया मतलब आपका स्टॉक 50% रह गया। 200 से अब 400 जाना है तो उसको 50% नहीं बढ़ना, उसको 100% बढ़ेगा तो वो 400 आएगा। तो ये जो कैलकुलेशन है उसमें टाइम जाता है, और टाइम इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग। और उस टाइम पे आपने सारी अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी। उसकी जगह दूसरा स्टॉक जिसमें ऑर्डर पाइपलाइंस में थे, जिसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, वो कहाँ से, वो डबल हो गया। विद इन 6 मंथ्स भी डबल होते हैं स्टॉक्स। अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग, स्मॉल कैप्स में होंगे, मैं ये नहीं कहूँगी लार्ज कैप्स में डबल हो जाएंगे, स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग करो, लेकिन आपने अच्छे सोच समझ के इन्वेस्टिंग करी तो उसमें डबल भी होते हैं। तो मैम ज़्यादातर लोग जो मार्केट में आते हैं वो इजी मनी बनाने के लिए आते हैं एंड क्विक मनी बनाने के लिए आते हैं। क्या ये कितना सच है कि मार्केट में मेकिंग मनी इज़ इजी और नॉट? सी, मेकिंग मनी इज़ ईजी, मैं कहूँगी ईजी है अगर आप पढ़कर आ रहे हो, लर्निंग करके आ रहे हो। अब क्विक मनी तो कहीं नहीं है, क्विक मनी तो कहीं भी नहीं होती है। क्विक मनी में हाफ जरूर हो जाएगा। जैसे मैंने सुना है, मैंने आपको 1 लाख रुपए देता हूँ तो वो 2 लाख कब तक बना दोगे। मेरे पास कई क्लाइंट्स भी आते हैं ऐसे, 2 लाख कब। मैंने कहा भाई ऐसी वाली थॉट प्रोसेस होगा तो लाख के 50,000 जरूर हो जाएंगे, 2 लाख तो नहीं होंगे। तो 2 लाख होते तो है ना मार्केट में? ऑब्वियसली होते हैं। 2 लाख क्या, मैं कहती हूँ 50 लाख भी हो सकते हैं, उस 1 लाख से भी हो सकते हैं। इसमें मैटर अमाउंट ऑफ कैपिटल का मैटर नहीं करता। इट मैटर्स आप किस में बेट लगा रहे हो, किस में काम कर रहे हो, वो मैटर करता है। और टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। और ये चीज़ें आप ये आज हम पॉडकास्ट पे हैं, और ये चीज़ें कितने सालों की मेहनत होगी तब जाके हम इसको इतना ज़्यादा आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, राइट। तो इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए भी हमारे बहुत मेहनत है। स्टार्टिंग में सब डाइवर्ट हो जाते हैं, जैसा सोशल मीडिया हमारा है आजकल, और सभी डाइवर्ट होते हैं। हम भी जब आए थे मार्केट में तब भी सोशल मीडिया एक्टिव था, हम भी डाइवर्ट हुए। लेकिन मेन है स्टडी, लर्निंग। उस चीज़ को आप लेते किस तरीके से हो, सारा खेल ये। आज न्यूज़ चैनल्स पे इतनी चीज़ें चलती हैं, आप बोलोगे आज स्टॉक्स ये वाला ले लो, उसी टाइम नीचे आ जाता है वो। अगर वही स्टॉक को आपने कन्विक्शन से लिया होता, उसकी मैनेजमेंट की कमेंट्री पड़ी होती, उसको आपको पता होता इसकी वैल्यूएशंस क्या हैं, तो आप उसमें टिकते। अच्छी कन्विक्शन अगर अच्छी थी तो वो कहाँ से कहाँ मिलता आपको। तो मैम जो ये एक वर्ड बार बार आ रहा है कि मैंने जैसे लिया वो नीचे चला गया, ठीक है, न्यूज़ पे आया मैंने लिया वो नीचे चला गया स्टॉक, या फिर मैंने सोशल मीडिया पे देखा लिया नीचे चला गया। आप सेबी आ रहे भी हो, आपको सेबी की वर्किंग्स भी पता हैं, आप शायद बहुत जो HNIs हैं या फिर जो बड़े मनी मार्केट मूवर्स हैं उनको, क्या वो एक्चुअली में ऐसा करते हैं कि उनको पता होता है कि रिटेलर यहाँ पे एंट्री लेगा और उसको फंसा के हमें स्टॉक को नीचे लेके जाना है? देखो हमारी इंडस्ट्री में कुछ तो ग्रे एरियाज़ हैं, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं है, तो कहीं लोग करते हैं इस टाइप से। लेकिन ये आपकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए कि अगर ये है तो उसकी वैल्यूएशंस क्या हैं, क्योंकि ऐसा उसी स्टॉक में होएगा ना जिसकी वैल्यूएशंस हाई हो रखी होंगी।
जब उसकी वैल्यूएशन ही सस्ती है और ग्रोथ आ रही है, आपने इंटरप्रेट अगर अच्छे से करा है, और वो चाहे इन्फ्लुएंसर कोई बता रहा है, चाहे वो न्यूज़ में कोई बता रहा है, अगर आपकी इंटरप्रिटेशन सही है तो आप सही स्टॉक उठाओगे। बताते तो 100 स्टॉक्स है ना पूरे दिन में, सारे के सारे गलत नहीं हो सकते, सारे के सारे सही नहीं हो सकते। आपने जाना किसी स्टॉक के बारे में, आप साथ में आजकल तो जी बिजनेस पे, CNBC बास पे, मतलब कोई भी न्यूज़ चैनल है उस पे उनके साथ साथ चीज़ें भी बताते हैं। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, कोई कोई एंकर्स ऐसे हैं, सेबी RS भी हैं उस पे, जो एक्सप्लेन करते हैं कि इस कंपनी में आया है, कैपेक्स प्लान आया है, इस कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करा है, एक्विजिशन ली है, इसने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, इसको गवर्नमेंट से ऑर्डर्स मिले हैं। ये सारी चीज़ें आपको ट्रैक करनी होंगी। अगर ये चीज़ें आपको दिख रही हैं और वैल्यूएशन भी सस्ती मिल रही है, तो आप उसमें एंट्री ले सकते हो। लेकिन आपको लेवल्स डिसाइड करने हैं कि किस लेवल पे लेना है। तो ये लेवल्स कैसे डिसाइड करते हैं आप? टेक्निकल्स एज वेल एज वैल्यूएशंस। हमारे हमेशा पिक्स रहती है फंडो टेक्नो पिक्स। जो भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और टेक्निकली भी साउंड लग रही है हमें कि उसमें स्ट्रेंथ आ रही है, वो हमारे 30 वीकली EMA के ऊपर है, तो ही हम एंट्री लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते। और आपने इतनी स्टडी करते हो, आप एक स्टॉक के ऊपर इतना काम करते हो, उसके बाद भी आप ज़रूर स्टॉप लॉस लगाते होगे, रिस्क मैनेज करते होगे। मतलब अगर आपको 100% भी श्योरिटी है, तब भी आपको प्रोबेबिलिटी होती होगी कि उसमें रिस्क जा सकता है। इसलिए हम डाइवर्सिफाई करेंगे। एक तो स्टॉक पूरी एक ही, हमें जितनी मर्जी कन्विक्शन आ जाए, एक तो उस पर इमोशनली अटैच नहीं होना, आपको अनइमोशनली काम करना है। बिजनेस है, इमोशंस के साथ काम नहीं होता। स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस लेना है हमें। हमें क्या लगाना है, एग्जैक्टली स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है। हर देखो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो हर चीज़ में स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जैसे बियर मार्केट थोड़ी सी चली थी पीछे, राइट, तो एकदम से नीचे आए हैं कुछ स्टॉक्स, आपको पता भी नहीं चला, गैप डाउन पे आ गए, बट वो कंपनी अच्छी है, आपको स्ट्रांग लग रही है, तो हर इन्वेस्टिंग में आपको ज़रूरत नहीं है हर स्टॉक में, डिपेंड्स अपॉन द स्टॉक टू स्टॉक, ठीक है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स कर रहे हैं तो आपको लगाने की ज़रूरत है। रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की। आपको सक्सेस अगर स्टॉक मार्केट में चाहिए तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैम, हमने स्टॉक्स के बारे में बात कर ली, पेनी स्टॉक्स के बारे में बात कर ली, अभी आपके मुंह से निकला, मतलब मैं आपसे जो आप बोल रहे हो वहीं से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। गाइज, ये मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरा पॉडकास्ट ऐसा हो, बिल्कुल रॉ, अनफिल्टर्ड, कि रॉनेस में जो हमारी बातें निकल के आती हैं ना, वो जो स्क्रिप्टेड होता है ना, उसमें से कभी नहीं निकल के आती हैं। तो मैं हमेशा अपने क्वेश्चंस, अपने पॉडकास्ट को रॉ रखना चाहती हूँ। मैम, FNO की बात की आपने कि FNO में स्पेकुलेशन होता है, FNO कर लो, पेनी स्टॉक, तो आप दोनों को सेम पेडिस्टल पे रख रहे हो, FNO को और पेनी स्टॉक्स को, कि वहाँ आप जो है और वहाँ पे जो है वो सेम है, वहाँ पे दोनों में पैसा जाएगा, या क्या? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी। ऑप्शंस में भी जो जिसकी साइकोलॉजी मैच कर जाती है, जिनकी साइकोलॉजी मैनेज कर जाती है और जो रिस्क मैनेज करते हैं, ऑप्शंस में भी अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन आई मस्ट से, जो नए हैं वो ऑप्शंस बाइंग ना करें। करनी है, किसी को करना है ऑप्शंस, तो ऑप्शन सेलिंग करें विद हेज, जिसमें आप कवर्ड कॉल्स करें, कॉल स्प्रेड्स करें, जिससे कि आपका मतलब कि रिस्क मैनेज है। आप एक तो ना, ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, 50,000 का, 10,000 का, 20,000 का लॉट आ जाता है, तो लोग ले लेते हैं 50 लॉट, तो रिस्क मैनेज ही नहीं होता। अब यहाँ पर आप ऑप्शन सेलिंग में आए, एक लॉट में ही 1,00,000 सवा लाख रुपए लगता है, तो इतना होता ही नहीं लोगों के पास, तो रिस्क ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है ना। और साथ में आप हेज करके चलते हो, तो वैसे ही आपको पता है खोने के लिए मेरे पास इतना है और पाने के लिए इतना है, तो आपको पता है, इसके लिए आप रेडी हो। तो जब भी करो तो ऑप्शन सेलिंग करो, एक आपको थीटा डीके का बेनिफिट रहता है, जैसे हम सबको पता है। इसलिए हमेशा मैं ऑप्शन बाइंग को रिकमेंड कम करती हूँ, या फिर करे तो कोई वो करे जिसको पता है कि मुझे इस लेवल पे निकलना है, जिसको रिस्क मैनेजमेंट अच्छी पहले से ही रिस्क मैनेजमेंट आता हो, वो ऑप्शन बाइंग में जाए। वो ऑप्शन बाइंग पे जाए। बनते दोनों में है पैसे, हम ये नहीं कह सकते दोनों में से किसी में नहीं बनते, दोनों में बनते हैं, लेकिन 90% लोगों की साइकोलॉजी मैच नहीं कर पाते हम ऑप्शन बाइंग में। रीज़न बिहाइंड, उसमें मूव चाहिए फास्ट, डायरेक्शनल होना चाहिए और मूव चाहिए फास्ट। आपने अभी 20 रुपये का, अब फॉर एग्जांपल 40 रुपये का आपने सोचा प्रीमियम का हमने लिया है एग्जांपल, वो आप सोच ही रहे हो, इतनी देर में डाल ही रहे हो, वो 50 पहुंच चुका है।
तो वो उसमें बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए और फास्ट माइंड चाहिए, एंड साथ में ऐसे लगा के ही करो, नहीं तो मत करो भैया, मत। मैं तो कहूँगी आई रिक्वेस्ट कि मत करो, अगर रिस्क मैनेज नहीं कर सकते हो तो, ऐसे लगा के काम नहीं कर सकते तो मत करो। अभी जो सिचुएशन है ऑप्शंस की, और जैसे कभी वीकली एक्सपायरी हट जाती है, कभी स्पेकुलेशन आती है, फिर से लग जाएगी, क्या आपका क्या व्यू पॉइंट है रिगार्डिंग जो सेबी ये सब चेंजेस लेके आ रही है? इज़ इट गुड फॉर मार्केट, इज़ इट बैड फॉर मार्केट, या फिर इवेंचुअली गुड हो जाएगा, अभी ख़राब है? क्या आपका व्यू पॉइंट है इस बारे में? इसका मेरा ये व्यू पॉइंट है, देखो ऑप्शंस वीकली एक्सपायरी हटाना ना हटाने से ये ज़रूर है, जो मार्केट्स में ऐसे ही आते हैं ना सिर्फ क्विक मनी के लिए, उनकी तादाद जो है ना वो कम हो जाएगी, एंड दैट इज़, शुरू में दिक्कत आएगी, शॉर्ट टर्म में बहुत दिक्कत आएगी बहुत लोगों को, लेकिन ओवरऑल इट्स हेल्दी फॉर द मार्केट्स। जो एक नेगेटिव नैरेटिव चल रहा है ना कि सेबी में, सॉरी सेबी बोला मैंने, नेगेटिव नैरेटिव जो चल रहा है हमारा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत लोगों का, वो ख़त्म होएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट बेसिकली है इसलिए कि आपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हो आप, वो तो कोई बात ही नहीं कर रहा कहीं भी, बिजनेस में पैसे लगाने की, बिजनेस की ग्रोथ की तो कोई बात ही नहीं कर रहा सही मायने ओनरशिप में, की बात ही नहीं करे, ऑनरशिप की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। इधर तो सारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और ये और वो, ऐसे पैसा बना लो, डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, ये बातें हो रही हैं। पैसे के पीछे चेजेस, प्रॉफिट के पीछे चेज हो रहा है, ये तो बात ही नहीं हो रही कि वो कंपनी ने क्या करा, उस कंपनी ने यहाँ पर एक्सपेंशन करी है। अदानी पोर्ट्स है, अदानी पोर्ट्स के इतने सारे पोर्ट्स खुल गए हैं, कितनी एक्सपेंशन हो रही है, तो वो ग्रोथ आएगी, वो दिख रहा है, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। डाटा सेंटर्स बन रहे हैं, तो डाटा सेंटर्स कौन बना रहा है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। सिर्फ ये बातें हो रही हैं कि ये ऐसे भाग जाएगा, ये देखो यहाँ से यहाँ चला गया स्टॉक, ये यहाँ से यहाँ चला गया। आप पीछे जो क्यों जा रहा है, स्टॉक प्राइस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अर्निंग्स है, अर्निंग्स है, एक्सपेंशंस हैं। वो अर्निंग्स कहाँ से आ रही हैं? काम कर रहे हैं तभी तो आ रही है। ऐसे ही जो ऐसे ही चलती हैं चीज़ें, वो टिकती नहीं है। जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप ऐसे ही बिना स्किल बेस्ड आ पाए, कोविड में लोगों ने पैसा बनाया, कोविड के बाद जो भी इन्वेस्टर्स आए पैसे हैं, क्योंकि वो उन्होंने स्किल तो थी नहीं, उन्होंने क्या करा, बस लक बेस्ड पैसा बन रहा है, हाँ देखो ये डालो, ऐप खोलो और पैसा डालो और पैसा बन जाएगा, यही हो रहा था। सब घुस गए मार्केट्स में। अब जब ये 2 साल का बियर मार्केट आई, कह सकते हो कंसोलिडेशन आया, सब भाग गए। अब देखो इतने ज़्यादा आ ही नहीं रहे लोग। अब किसी से बात करो ना, यार स्टॉक मार्केट की बात छोड़। और पहले क्या था, नेहा ये बताना प्लीज़, नेहा ये बताना प्लीज़। पहले जहाँ जाओ, कोई पार्टी में चले जाओ, फैमिली गैदरिंग में, हर जगह यही हो रहा था। अब कोई बात ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो मेंढक आए थे सही मायने में, बरसाती मेंढक कहते हैं ना, क्योंकि उन्होंने पीछे का स्किल तो लिया ही नहीं ना, वो तो समझा ही नहीं बिजनेस। जब तक आप बिजनेस को ही नहीं समझ रहे, आप कंजम्पशन को नहीं समझ रहे, आप बिजनेस को नहीं समझ रहे, आप जान ही नहीं रहे कि ये प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, लॉजिक से नहीं समझ रहे, तो ऐसे ही होगा, आएंगे और जाएंगे लोग। तो ये हेल्दी बनाएगा। जो वीकली एक्सपायरीज ख़त्म होएंगी, एक बार को दिक्कत सबको आएगी ऑब्वियसली। कई लोग हेज करके भी काम करते, जो सही काम करते थे, ऑप्शंस को यूज़ करते थे हेजिंग के लिए। अब लोग 90% लोग रह गए हैं फॉर द स्पेकुलेशन। तो सेबी चाह रही है कि स्पेकुलेशन चीज़ें हटे। सेबी एक हमारी अपेक्स बॉडी है जो चाहती है मार्केट रेगुलेटेड वे में काम करे, लेकिन इसको करने में एक प्रोसेस है, टाइम लगेगा, ये टीथिंग पीरियड चल रहा है, कोशिश चल रही है, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन ओवरऑल मार्केट एक हेल्दी वे में जाएगा, जिसमें लोग सही में पैसा लगाएंगे और कैसे कमाएंगे, उल्टी सीधी चीज़ों में नहीं घुसेंगे। दिस इज़ माई व्यू अभी तक के लिए। तो मैम आपने बताया कि बहुत सारे लोग आपके पास आते थे, ये कैसे चल रहा हो, इसमें से कितना परसेंटेज, आई जेन्युइनली वांट टू आस्क, आर फीमेल दैट आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट एंड आर मेल दैट आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट? और फीमेल को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी, क्यों उनको स्टॉक मार्केट में आना चाहिए, क्यों इसमें काम करना चाहिए? क्योंकि आपका तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई मस्ट से 100% में से ओनली 2 to 3% आर फीमेल्स, ऑल आर मेल्स। मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरे ब्रदर्स, मेरे जीजूज एंड ऑल सब मुझे पकड़ लेते हैं, हम लोग सारा एक अलग ग्रुप बन जाता है हम लोगों का, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द स्टॉक्स एंड एवरीथिंग, बट वहाँ पर कोई भी फीमेल्स नहीं होती हैं।
दैट्स वेरी सैड नंबर। रियली वेरी सैड, बिकॉज फीमेल्स इंटरेस्ट ही नहीं ले रही हैं एक्चुअली। मुझे पता नहीं, समझ नहीं आता क्यों नहीं ले रही हैं अपना चार्ज, और कमा रही हैं, मतलब दे आर अर्निंग गुड बट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग, दे आर नॉट इनटू लाइक कि मैं मैनेज करूँगी। वो कह रहे हैं हस्बैंड है आप मैनेज कर लो, पापा हैं आप मैनेज कर लो, जो कि इट्स रियली वेरी सैड। आपके पास जब पैसा है तो अथॉरिटेटिव और आपकी नॉलेज यूज़ करो ना। और स्टॉक मार्केट जितना अच्छा फीमेल्स कर सकते कोई भी नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एक फीचर हमारा अलग ही है, इनहेरिटेड है हमारे माइंड पास, वायरिंग ऐसी है। माइंड वायरिंग ऐसी है, तो उसका इस्तेमाल करें। आई मस्ट से, मैं अगर हमारे इस पॉडकास्ट से ये 2-4 भी लेडीज़ आ जाती है ना, मैं तो कहती हूँ उससे हम वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमने किसी को मोटिवेट करा। हाँ, और नॉलेज के पाथ से आए। नॉलेज के बाद से बेसिकली लर्निंग। एक्चुअली क्या है ना, स्टॉक मार्केट में कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। यस। बस ऐसे ही आ जाते हैं, पैसे हैं हमारे पास लगा दिए। और स्टॉक बाय का तो पता है और एग्जिट का नहीं पता, क्यों लिया है, किस लिए लिया है, वाई का आंसर नहीं है। किसी ने बोला था बस ले लिया, इस वजह से गड़बड़ है सारी। पूरा व्यू पॉइंट हिला हुआ है मार्केट का। वही बात है ना कि एक फ़ोन है, अकाउंट 2 मिनट में ओपन हो जाता है, पैसे डल जाते हैं। स्टॉक बाय करने में पूरे प्रोसेस में कम 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट लगते हैं, तो फिर उसमें नुकसान भी होगा ना 10 मिनट के अंदर ही। 10 मिनट जब आपने पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो कैसे? हाँ, कुछ तो, चाहे टेक्निकल बेस पे करो, चाहे फंडामेंटल बेस पे करो, चाहे दोनों के बेस पे करो, कुछ तो बेसिस हो पीछे। आप कोई गाड़ी भी खरीदो उसमें भी तो बेस लगाते हो ना, कि मेरे लिए मैं छोटी गाड़ी चला सकती हूँ तो मैं छोटी गाड़ी लूँगी, मुझे बड़ी गाड़ी लगानी है तो मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे इसके अंदर 4 सिलेंडर वाली लेनी है, 2 सिलेंडर, सब इतना दिमाग लगाते हैं ना। तो इसमें क्यों नहीं, जिसमें आप पूरे एक बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। और आप ना ऐसी स्टॉक नहीं खरीद रहे हो, आप ये सोचो मैं उसका बिजनेस का ऑनर बन रहा हूँ, तो मैं बिजनेस का हिस्सेदार हूँ। असलियत तो इक्विटी यही है ना, कि हम उसके हिस्सेदार बन रहा हूँ। तो वो ग्रो करेंगे तो मैं ग्रो करूँगा, जितनी तेज़ी से वो ग्रो करेगा उतनी तेज़ी से मैं ग्रो करूँगी। बल्कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है जो स्टॉक्स मैंने लिए हुए हैं, जिनके ऊपर मेरा कन्विक्शन है, मैं उनकी बोर्ड मीटिंग्स भी अटेंड करती हूँ कई बार। वेरी नाइस। कि उससे बहुत कुछ पता चलता है, और क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हकदार हूँ। और हमारे पास नोटिफिकेशन आती है, मेल्स आती हैं, तो आप मेल्स क्यों नहीं आती कर हैं, सकते? आप कर सकते हो ना, आप अटेंड। बाकायदा मेल आती है और अच्छा लगता है। यू गेट टू नो कि आप जिसमें हो, आपको नॉलेज पता चलती है कर क्या रही है कंपनी। और नेगेटिव ऐसा नहीं, सिर्फ पॉजिटिव पता चलता है, क्योंकि वहाँ पर एनालिस्ट बैठे होते हैं और एनालिस्ट आपसे मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, ऐसा तो ऐसा क्यों। आप अगर आप कॉन कॉल्स अटेंड करें, हम तो कॉन कॉल्स पे जाते हैं, कॉन कॉल्स अटेंड भी करते हैं, और हम विजिट भी करने जाते हैं प्लांट्स को। सो वी गेट टू नो कि क्यों हुआ। अच्छा, वो ये भी बताते हैं, अच्छा हमारे पास ये डेट था, इस वजह से नहीं हुआ, या फिर हमारा प्लान ये वाला पोस्टपोन हो गया, क्यों हो गया पोस्टपोन। तो आपको कंपनी के बारे में सब पता चल रहा है ना, आपको प्रमोटर्स की नीयत पता चलती है। नीयत पता चलती है, राइट, वेरी ट्रू। उससे नीयत पता अब आप देखो, जैसे आप देखो प्रमोटर्स के किसी ने स्टार्ट करा, 4 फादर्स ने स्टार्ट करा, राइट, बट स्टार्ट उनके बच्चे अब आ गए, अगर उन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, तो कैसे चलेगी वो कंपनी, राइट। तो आपको ये चीज़ एनालाइज करनी पड़ेगी ना। आप सोच रहे हो भाई वो तो पहले तो इतनी चली थी अब चलती ही रहेगी, ऐसे नहीं है। VIP इंडस्ट्रीज थी, एक वीडियोकॉन थी, ये बंद हो गए ना। तो क्यों हुए, तो क्योंकि आगे बच्चे नहीं चला पाए, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज हो गया तो नहीं चल पाई चीज़ें। तो ये चीज़ आपको पूरी इंसाइट्स तो लेनी, और इंसाइट्स लेना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात, या आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, सब कुछ पब्लिकली रेडिली अवेलेबल है, तो आप उसको जाओ देखो बस। और आपको सारी कंपनीज थोड़ा ना देखनी है, आपको सिर्फ उस कंपनीज में देखना जिसमें आप इन्वेस्टेड हो, राइट। और पोर्टफोलियो 25 से 30 से ऊपर के स्टॉक्स का नहीं बनाना चाहिए कभी भी, क्योंकि आप इतनी कंपनीज ट्रैक ही नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करें। तो मैम, जब आप एनालाइज करते हो, आप से भी आ रहे हो, आपका कुछ अलग से मेथड होता है, या फिर आप सेम स्क्रीनर्स और ये सब एप्लीकेशन का यूज़ करते हो स्क्रीन करने के लिए अपने कंपनीज़ को? बेसिक तरीका यही है, सबको यही करते हैं और यही करना चाहिए। बस इसको एनालाइज करने के हर किसी के एक माइंडसेट है।
जैसे मैंने कहा ना कहीं नॉलेज, देखो एजुकेशन का फ़र्क तो पड़ता ही है ऑब्वियसली। आपने वो चीज़ की स्टडी करी हुई है तो एक वही बैलेंस शीट को आप किसी और तरीके से देखोगे, मैं किसी और तरीके से देखूँगा, और कोई और किसी और तरीके से देखेगा। उसी चीज़ का फ़र्क है। तो मैम जब आप इन स्क्रीनर्स पे देख रहे हो तो स्टॉक को, तो कौन सा पैरामीटर पे सबसे ज़्यादा आप ध्यान देते हो? वैल्यूएशन, ग्रोथ या रिस्क? वैल्यूएशन, ग्रोथ या रिस्क, तीनों का ही कॉम्बिनेशन चाहिए। ग्रोथ है लेकिन वो स्टॉक इतना ऊपर पहुंच चुका है, वैल्यूएशंस उसकी हाई हो चुकी हैं, तो कैसे आप वो ले सकते हो? एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाइप भी क्रिएट, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। एक स्टॉक में कुछ होता है सबसे पहले हर जगह आ जाता है, ट्विटर पे भी आ जाएगा, मतलब कि ये कह सकते हो इंस्टा पे भी आ जाएगा, यूट्यूब पे भी आ जाएगा, वो एकदम से भाग जाता है स्टॉक, और आपको पता चला 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या महीने बाद। वो तो वैल्यूएशंस पहले ही हाई ना, ग्रोथ है और उसके अंदर वैल्यूएशंस हाई हैं, फिर वो नीचे आएगा क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर वही बात है, जिगजैग फॉर्म में है, तो पुल बैक्स लेगा, तो या तो पुल बैक्स पे एंट्री बनाओ या वैल्यूएशन सस्ती हो जाए तब एंट्री बनाओ। सारा खेल तो वही है ना, किस प्राइस पे आप उठा रहे हो चीज़ को। इसी बात पे आपका क्या ख्याल है, जो गोल्ड अब रन अप कर रहा है, इज इट राइट टाइम टू एंटर इनटू गोल्ड, या हमें वेट करना चाहिए, या गोल्ड बेटर है या सिल्वर बेटर है? क्या आपका व्यू पॉइंट है इस बारे में? देखो, गोल्ड को हम हमेशा हेज एसेट की तरह लेते थे, है ना, लेकिन इस लास्ट 1 ईयर में इसने गोल्ड ने हमें 100% रिटर्न दे दिया है, उससे ज़्यादा ही दे दिया। राइट। तो अब देखो, डिमांड तो इसकी हो रही है, गवर्नमेंट्स खरीद रही हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इस टाइम पे एंट्री बनानी सही है। जिसने ले रखा है उसको होल्ड करें, वो होल्ड करें, क्योंकि ज़्यादा फॉल आने की उम्मीद कम रहती है गोल्ड में। 10-12% नीचे आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बट अब एंट्री, री एंट्री करना या दोबारा से एंट्री बनाना इस टाइम पे नहीं सही लगता हमें। ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहेगी ना, आपका एसएल ही कहाँ आएगा, मतलब है ही नहीं कोई, क्योंकि बहुत एकदम से भागा है। 1 ईयर में 100% रिटर्न, जैसे ही इक्विटीज़ चलने स्टार्ट होंगे तो ये स्टेबल होएगा, क्योंकि कमोडिटीज़ और स्टॉक मार्केट हमेशा इन्वर्स चलते हैं, और अपना स्टॉक मार्केट अभी चला नहीं है साल सवा साल से, गोल्ड बहुत चल गया है, तो जब भी इक्विटीज़ चलेंगी तो गोल्ड थोड़ा सा थमेगा। और सिल्वर? सिल्वर में देखो, इंडस्ट्रियल यूज़ है, नो डाउट इंडस्ट्रियल यूज़ है, डिमांड भी अच्छी है, बट ये बहुत वॉलेटाइल है। सिल्वर कमोडिटी जो है गोल्ड से ज़्यादा वॉलेटाइल है। ये पहले भी चार्ट पे इसी लेवल पर आया था, अब ब्रेकआउट तो दे दिया है। आप देखोगे 2011 पे इसी लेवल पर आया था, 50,000 के आसपास आया था, फिर नीचे आ गया, इसी लेवल पर आया था, ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन एकदम से रन अप आया है इसका, है ना। तो अगर आपको एंट्री या तो एंट्री अभी मत बनाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, या फिर एंट्री बनानी तो प्रॉपर ब्रेकआउट जो लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे का ऐसा लगा के फिर बनाइए एंट्री, या फिर ETF इन्वेस्टिंग करनी है तब भी उसमें ऐसा लगा के करिए। ये दोनों ने नहीं बहुत स्ट्रेच आउट हो चुके हैं, और आपको पता है जैसे ही स्ट्रेच आउट होते हैं मार्केट में फोमो होता है, जैसे ही फोमो में लोग खरीदते हैं वैसी चीज़ें डाउन आता है। यही चीज़ स्टॉक्स में भी हुई है। 2024 में दिख रहा था कि सब जगह फोमो कर, सब जॉब छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, सब मार्केट 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 मार्केट, ये हो गया था। ये एक इंडिकेशन होता है। अब जिस तरीके से गोल्ड एंड सिल्वर में भी ना ये सब चीज़ों ने ना ले लो ले लो ले लो, ये एक इंडिकेशन है कि अब फॉल कहीं दूर नहीं है। बट कहीं ना कहीं हवा चल रही है कि सिल्वर तो 7 लाख भी क्रॉस कर सकता है नेक्स्ट ईयर में। तो ये तो सोशल मीडिया फिगर लगती है मुझे। हाँ। होने को हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपकी मतलब ये कह सकते हो ग्लोबल इन्फ्लेशन एज वेल एज सप्लाई शॉक अप होता है सिल्वर का, तब ये पॉसिबल है। और एनर्जी ट्रांजिशन, क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन में यूज़ हो रहा है सिल्वर, ये तीनों चीज़ें जब एक साथ होंगी तो चांसेस हैं। तो यही है कि एकदम से जो चीज़ भागी हुई है ना, हो सकता है वो भागे, क्योंकि नो डाउट इंडस्ट्रियल यूज़ है, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट आपको ऐसे लगा के काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फॉल आया तो फिर वो आप उसी में फंस जाओगे। मैसिव फॉल आएगा, मैसिव फॉल और आप हाई पे बाय करके बैठोगे। हाँ, आप बॉटम पे बाय नहीं करेंगे, एकदम हाई पे है अभी, यू नेवर नो अभी और भाग जाए, बट ऐसे लगा के फिर, क्योंकि इस टाइम पे इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की है। मैम एक रैपिड फायर राउंड लेते हैं जाने से पहले। जरूर। SIP या लमसम? डिपेंड्स, अगर मार्केट अंडर प्राइज्ड है तो हम लमसम करेंगे, अदरवाइज SIP इज़ द बेस्ट थिंग। IPO या स्टॉक? स्टॉक। स्टॉक या म्यूचुअल फंड? फॉर मी इट्स स्टॉक, और जिसको नॉलेज नहीं है देन गो फॉर द म्यूचुअल फंड्स।
ग्रोथ स्टॉक या डिविडेंड स्टॉक? ग्रोथ स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या एनएफओ? म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कैप या मिड कैप? मिड कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप? स्मॉल कैप, इक्विटी या एफएनओ? इक्विटी, माय लव फॉर इक्विटी। मैम बहुत अच्छा इंसाइटफुल पॉडकास्ट रहा आपके साथ। आई एम प्रिटी श्योर मेरी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि फंडामेंटली स्टॉक्स को कैसे देखा जाता है। एक सेबी रजिस्टर्ड आरए जो है वो स्टॉक्स को कैसे देखता है, कैसे उसने नॉलेज गेन की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उसका कैसे व्यू पॉइंट चेंज होता है एक नॉर्मल पर्सन से किसी मार्केट को देखने का। और ज़रूर आप सबने सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी में, अपनी लाइफ में, और ऐसे ही सीखते रहेंगे, बने रहेंगे हमारे साथ। नेहा जी को एक और पॉडकास्ट के लिए ज़रूर लेके आएंगे हम। बस कमेंट कर दो स्टॉक्स और उनसे फिर टेक्निकल पूछेंगे कि वो टेक्निकल कैसे करती हैं अपने स्टॉक्स में, क्योंकि फंडामेंटल तो हमने देख ही लिया है कैसे करती हैं, अब उस पर टेक्निकल पे कैसे काम करती हैं। मैम धन्यवाद Thank you आने so का much. हमारे पॉडकास्ट पे। Thank you for inviting.